हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटिस्ट ऑनलाइन क्लासेस पीरो। आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग 12th ऑब्जेक्टिव के क्रम में आपको संधारित्र टॉपिक लेकर हाजिर है हम लोग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये हम लोग आज पार्ट 4 बना रहे हैं। तो इसमें आज का टॉपिक जो है संधारित्र है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे संधारित्र है क्या। तो संधारित्र जो है एक ऐसा प्रबंध या व्यवस्था होता है जिसके द्वारा हम लोग चालक के आकार में वृद्धि किए बिना ही उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। ये काम कैसे करता है? तो ये काम इस कॉन्सेप्ट पे करता है कि जैसे मान लीजिए ये चालक है, इसकी लंबाई L है और इसकी धारिता को हमको बढ़ाना है। तो ये आवेशित चालक है, इसकी धारिता को बढ़ाना है तो इसके नजदीक में कोई अनावेशित चालक लाकर रख देंगे दूसरा। तो कोई अनावेशित चालक लाकर दूसरा हम रख देते हैं तो इसकी धारिता जो है स्वतः बढ़ जाएगी। और अगर इस अनावेशित चालक को भूद्रित कर देते हैं, मतलब इसमें अर्थिंग दे देते हैं, तो इसकी धारिता और बढ़ जाएगी। तो संधारित्र में यही किया जाता है। संधारित्र में यही कॉन्सेप्ट है। उसमें भी दो प्लेट होते हैं, दो प्लेट एक दूसरे से d दूरी पर रखे गए होते हैं और उसमें एक प्लेट के ऊपर आवेश आकर के जमा होता है और दूसरे प्लेट को भूद्रित किया गया होता है। तो जिस प्लेट पर आकर के आवेश जमा होता है उसको हम लोग कहते हैं संग्राहक पट्टिका। जिस प्लेट पर आवेश जमा होता है उसको क्या कहते हैं? संग्राहक पट्टिका। और जिस प्लेट में अर्थिंग दिया रहता है उसको कहते हैं हम लोग संघनक पट्टिका। जो प्लेट भूद्रित रहता है उसको क्या कहते हैं? संघनक पट्टिका। तो इस तरह की व्यवस्था बनाने से क्या होता है कि चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए ही इसकी धारिता बढ़ जाती है। इसके आवेश स्टोर करने की कैपेसिटी मतलब धारिता बढ़ जाती है। तो संधारित्र के धारिता का जो मात्रक होता है वो आपको होता है फैराड। और संधारित्र की धारिता C का जो सूत्र होता है वो C बराबर आपको फॉर्मूला होता है Q बटा में V। तो Q बटा V, C बराबर होता है Q बटा V। और सॉरी, ये चालक की धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q बटा V। और संधारित्र की धारिता का जो सूत्र होता है C बराबर वो एप्सिलॉन नॉट इनटू A बटा में D। ये एप्सिलॉन नॉट ये निर्वात की परावैद्युत माध्यम है, निर्वात की विद्युतशीलता है। और ए जो है प्लेट का क्षेत्रफल है, प्लेट का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और डी जो है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। यानी कहने मतलब क्या कि संधारित्र की जो धारिता होती है वो प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती देखा जाए तो C समानुपाती ये हो गया। और प्लेटों के बीच की दूरी के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी प्लेट का क्षेत्रफल यदि बढ़ा देंगे, प्लेट की मोटाई, प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो संधारित्र की धारिता और बढ़ जाएगी। और उनके प्लेट के बीच की दूरी घटा देंगे तो भी धारिता उसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि C में और D में उल्टा रिलेशन है। D जो है, छोटा d जो है प्लेट के बीच की दूरी है। तो ये कॉन्सेप्ट है कुछ संधारित्र से जुड़ा हुआ। और संधारित्र में देखिए ये एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे निर्वात का परावैद्युत माध्यम है, निर्वात की परावैद्युतशीलता है और परावैद्युत शक्ति है। अब यहाँ पर आपको देखना है क्या कि अगर यहाँ पे कोई माध्यम डाल दे, ठीक है, जैसे ये तो हवा के लिए है, अगर कोई हम यहाँ पे माध्यम डाल देते हैं, जैसे मान लीजिए कूट वगैरह या शीशा वगैरह डाल दे माध्यम, ठीक है ना, तो कोई यदि माध्यम डाल देंगे तो इसकी धारिता और बढ़ जाएगी। क्योंकि उस हालत में जो फॉर्मूला होता है संधारित्र की धारिता, जब कोई माध्यम डालेंगे परावैद्युत माध्यम, तो उसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू A बटा में D माइनस T इनटू 1 माइनस 1 बटा में एप्सिलॉन R। ये माध्यम की विद्युतशीलता हुआ और वो निर्वात की विद्युतशीलता था। तो जब किसी समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में कोई परावैद्युत माध्यम डाला जाए तो उस समय धारिता का फॉर्मूला ये हो जाता है। और परावैद्युत माध्यम डालने से उसकी धारिता क्या होती है? बढ़ जाती है। तो उसकी धारिता बढ़ाने के लिए देखिए 3 उपाय किया जा सकता है। संधारित्र की धारिता बढ़ाना है तो 3 उपायों से बढ़ाया जा सकता है। या तो प्लेट के क्षेत्रफल को बढ़ा सकते हैं तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी, क्योंकि C बराबर है एप्सिलॉन नॉट इनटू A। ये मैंने प्लेट का क्षेत्रफल, C में और A में सीधा सीधा संबंध है। और नहीं तो दो प्लेटों के बीच की दूरी घटा देंगे तो संधारित्र की धारिता बढ़ेगी, और नहीं तो संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत माध्यम डाल देंगे तो संधारित्र की धारिता बढ़ेगी। ये सबसे क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट किए गए हैं। देखिए अभी क्वेश्चन हम आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब ये संधारित्र जो होते हैं आपको 3 प्रकार के होते हैं। सब आप थ्योरी में पढ़े चुके होंगे, किताब में आपको पहले से आपको पढ़ाया चल चुका है क्लास में, या फिर किसी बुक वगैरह से पढ़ लेंगे संधारित्र के टाइप्स। तो संधारित्र के टाइप्स में आपको पढ़े होंगे समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र। तो उसके ऊपर जाना नहीं है, हमको जो क्वेश्चन है उसके ऊपर फोकस करना है। तो हम यहाँ सबसे पहले फोकस करते हैं कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक है। तो किसी संधारित्र की धारिता का जो मात्रक होता है वो होता है फैराड। इसका जो विकल्प होगा ये C नंबर सही होगा। संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है फैराड।
अगला है कूलम प्रति वोल्ट को क्या कहते हैं। तो कूलम प्रति वोल्ट को क्या कहते हैं, तो देखिए संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या है, तो C बराबर फॉर्मूला होता है Q बटा में V। C का मतलब क्या हुआ, C मतलब धारिता, धारिता का मतलब क्या होता है फैराड, Q माने आवेश, आवेश का मतलब क्या होता है कूलम, और V से विभव या विभवांतर कुछ भी होगा तो उसका मतलब क्या होता है वोल्ट। तो देखा जाए तो कूलम बटा में वोल्ट, कूलम प्रति वोल्ट को क्या कहते हैं हम लोग फैराड। तो इसका जो जवाब होगा C नंबर। वायु में गोलीय संधारित्र की धारिता समानुपाती होती है, यहाँ समानुपाती लिखा हुआ है। तो वायु में गोलीय संधारित्र की धारिता होती समानुपाती होती है। तो आप पढ़े हैं अभी कि गोलीय किसी गोलीय चालक की धारिता होती है वो क्या होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, गोलीय चालक की धारिता C बराबर होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो ये तो अचर राशि है क्योंकि इसका मान तो फिक्स होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, क्योंकि 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 9 × 10 के पावर 9। तो इसका मान तो अचर हो जाएगा। तो यानी C का जो मान होगा किस पर निर्भर करेगा, C समानुपाती R, यानी गोले की त्रिज्या के, यानी गोलीय चालक की जो धारिता होगी उसके त्रिज्या के क्या होगी समानुपाती होगी। तो वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है किसके, तो गोले के त्रिज्या के। तो इसका सही जवाब जो होगा तीसरा का B, इसका आंसर जो होगा वो B होगा। इसके बाद में किसी समांतर पट्टिका वायु संधारित्र में वायु के स्थान पर उच्च परावैद्युत नियतांक का कोई माध्यम, देखिए समांतर प्लेट संधारित्र में कोई माध्यम डाल देंगे तो रखने से संधारित्र की धारिता क्या होगी, तो बढ़ेगी। अभी हमने डिस्कस किया। अभी यदि एक शीशे की छड़ को वायु संधारित्र के दो पट्टियों के बीच रखा जाए, तो शीशा भी एक माध्यम एक तरह से, तो इसको भी शीशा के छड़ को भी यदि रख दीजिएगा तो भी इसका धारिता क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो 5 का भी जवाब यही होगा, ए बढ़ेगी। अगला है एक वियुक्त गोले की धारिता n गुनी बढ़ जाती है। देखिए एक वियुक्त गोले की धारिता n गुनी बढ़ जाती है यदि इसे एक भुदित सकने गोले से घेर दिया जाता है। तो उन गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। जैसे मान लीजिए कोई गोला है, इसका त्रिज्या क्या है r, और इसको एक ऐसे गोले से घेर दिया गया जो ये गोला जो था क्या था, भूद्रित था, और r। तो क्या बोल रहे हैं कि उन गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो गोलों की त्रिज्याओं का जो अनुपात होता है याद रखिएगा r बटा n बराबर कितना गुना बड़ा है, n गुना। तो n बटा में n माइनस 1। तो यहाँ त्रिज्या का जो अनुपात होता है ये फॉर्मूला आपको r बटा में छोटा r, बड़े गोले की त्रिज्या बटा में छोटे गोले की त्रिज्या बराबर n बटा में n माइनस 1। तो यहाँ जो फॉर्मूला सही होगा आपको रिजल्ट वो होगा 6 नंबर का ए नंबर। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 कि C1 और C2 धारिता के दो धात्विक गोले पर कुछ आवेश है। तो जैसे मान लीजिए दिया हुआ है यहाँ पे कि एक गोला है जिसकी धारिता क्या है C1, दूसरे की धारिता है C2। अब दोनों गोलों को स्पर्श कर दिए। तो स्पर्श जब दोनों गोलों को कर देंगे तो ध्यान दीजिएगा कि जब दोनों गोला को सटा देंगे, एक दूसरे में रगड़ देंगे, तो इस हालात में क्या हो जाएगा, V1 और V2 का मान बराबर हो जाएगा, और उन पर अंतिम आवेश Q1 और Q2, इस पर आवेश कर रहा है Q1, इस पर आवेश कर रहा है Q1, और इस पर आवेश क्या कर रहा है Q2। इस किस प्रकार होंगे, तो ये हम फॉर्मूला देखिए, इसके ऊपर हम दिमाग लगा सकते हैं क्या कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है Q बराबर CV। तो यहां से देखा जाए तो रिजल्ट बन जाएगा Q1 बराबर C1 V1 तथा Q2 बराबर C2 V2। तो यहां से यदि गौर किया जाएगा तो यह लिख सकते हैं इसको Q1 बराबर Q1 छोटा Q1, तो छोटा Q1 दिया हुआ है, देखो छोटा Q1 C1। अब V1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग V, फिर तथा Q2 बराबर क्या लिख सकते हैं C2, और V2 की जगह भी क्या हो सकता है हम लोग V। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, हमारा क्या मान निकालना है Q1 बटा Q2 में रिजल्ट निकालना है। तो ठीक है, Q1 बटा Q2 यदि करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए C1 V बटा C2 V सभी कट जाएगा, यानी यहाँ जो रिजल्ट आएगा हमारा Q1 बटा में Q2 बराबर C1 बटा C2। यहाँ कौन सा रिजल्ट सही होगा, Q1 बटा Q2 बराबर C1 बटा C2। इसका जो सही आंसर होगा वो B नंबर आंसर होगा सही। तो इस तरह से
अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो समान संधारित्रों में से प्रत्येक की धारिता C है। एक को V1 विभव तथा दूसरे को V2 विभव तक आवेशित करके ऋणात्मक सिरों को एक साथ, धनात्मक सिरों को एक साथ जोड़ दिया जाता है। तो ऊर्जा हानि का व्यंजक यहाँ क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, दो गोले दो समान संधारित्र हैं और दो संधारित्र हैं और सपोज कीजिए एक का धारिता दिया है C1 और दूसरे संधारित्र की धारिता जो दिया है वो दिया है C2, सॉरी दो समान संधारित्रों में से प्रत्येक की धारिता क्या है? C है, माने C1 का भी मान C है, C2 का भी मान C है। एक को V1 विभव से, इसका विभव जो है V1, इसका विभव जो है V2 तक आवेशित करके उन्हें ऋणात्मक सिरों को एक साथ, धनात्मक सिरों को एक साथ परस्पर जोड़ दिया जाता है। तो संपूर्ण तंत्र में ऊर्जा हानि का व्यंजक, तो ऊर्जा हानि का जो व्यंजक होता है डेल्टा यू का, तो डेल्टा यू का जो मान होता है आप पढ़े हैं कि दो क्या होता है, हाफ C1 C2 बटा 2 हाफ C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 के होल स्क्वायर। हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला को। तो इस ऊर्जा हानि का व्यंजक है, तो दो चालकों के एक साथ जोड़ने पर ऊर्जा हानि का व्यंजक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको काम कर जाएगा। तो इस फॉर्मूला को यदि हम लगाते हैं तो देखा जाए तो देखिए यहाँ पे C1 और C2 दोनों का मान क्या है? C है। तो ऊर्जा हानि का व्यंजक जो डेल्टा यू का मान आएगा वो क्या हो जाएगा? बड़े दो C1 की जगह भी C भरेंगे, C2 की जगह भी C रखेंगे और C1 प्लस C2 है तो C प्लस C और यहाँ V1 माइनस V2 के होल स्क्वायर। इसको सोल्व करने के बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C स्क्वायर, C इंटू सी, यहाँ पे हो जाएगा बटा में 2C, यहाँ V1 माइनस V2 के होल स्क्वायर, C से C कट जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 बटे दो दूनी के 4, 1 बटे 4 C V1 माइनस V2 के होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? 8 का C नंबर आंसर सही होगा। 1 बटे 4 C V1 माइनस V2 के होल स्क्वायर। तो इस तरह से इसका 8 का रिजल्ट जो होगा C नंबर। अगला है वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है। तो वान डी ग्राफ एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है। तो क्या उत्पन्न करती है? तो उच्च वोल्टता उत्पन्न करती है। कई लाख वोल्ट तक को एकत्रित किया जा सकता है इसके माध्यम से। अगला है पृथ्वी को 6400 किलोमीटर त्रिज्या का एक गोला माना जाए तो इसकी धारिता क्या होगी? तो पृथ्वी को 6400 किलोमीटर त्रिज्या का एक गोला यदि माना जाएगा तो आप पढ़े अभी कि गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होते हैं? तो गोलीय संधारित्र की धारिता का जो सूत्र होता है वो होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो यहां से देखिए पृथ्वी का निकालना है हमको मान, और यहाँ पे हम लोग एक और फॉर्मूला पढ़े हैं कि चूंकि 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 गुने 10 के पावर 9। तो यहां से हम मान निकाल सकते हैं कि 1 बटा 9 गुने 10 के पावर 9 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और त्रिज्या का जो मान होता है, पृथ्वी की त्रिज्या जो R होती है वो 6400 किलोमीटर होती है। तो 6400 किलोमीटर को मीटर में बदल देंगे तो 6400 गुने 1000 मीटर। और ये सारे मान को यदि हम रख देते हैं यहाँ पे 1 बटा 9 गुने 10 के पावर 9 अगुने 6400 अगुने 1000, तो ये सब को हल करेंगे तो आपको आ जाएगा 711 फैराड लगभग माइक्रोफैराड। यदि पूरा व्यंजक को हल किया जाएगा तो ये आ जाता है आपको 711 माइक्रोफैराड। इसको हल करके देख लेंगे आप। इसका आंसर जो होगा 10 के ए नंबर होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गौर करेंगे कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। तो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनकी तुल्य धारिता का जो व्यंजक होता है, श्रेणी क्रम समूहन, संधारित्रों के श्रेणी क्रम समूहन में तुल्य धारिता का जो व्यंजक होता है वो क्या होता है? 1 बटा C बराबर 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3। तो 3 संधारित्र प्रत्येक की धारिता C दिया हुआ है। तो प्रत्येक की धारिता C है और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो तुल्य धारिता यदि मान लीजिए C डैश हो तो 1 बटा C प्लस 1 बटा C प्लस 1 बटा C, यानी यहां से क्या हो जाएगा? 1 बटा C डैश बराबर ये C लघुत्तम होगा तो 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी 1 बटा C डैश बराबर क्या हो जाएगा? 3 बटा C, या C डैश बटा 1 बराबर C बटा 3। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? C डैश का मान आएगा कौन सा? C बटा 3। तो ये हो जाएगा 11 का C।
सही जवाब होगा इसका सी। ठीक है, C/3। अगला है समान धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड है। अच्छा, तो इसको देखा जाए। समान धारिता के 3 संधारित्रों को, तो सपोज कीजिए क्वेश्चन से क्या क्लियर है, 12 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन से ही क्लियर है कि C1, C2 और C3 तीनों का मान बराबर है। मान लीजिए x फैराड है, C1, C2, C3 तीनों का धारिता जो है बराबर है। और किस में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, इसका मतलब क्या कि 1 और तुल्य धारिता श्रेणी क्रम में कितना दिया है 6। तो फॉर्मूला जो होगा 1/c बराबर, श्रेणी क्रम के लिए सूत्र 1/c बराबर 1/c1 जोड़ 1/c2 जोड़ 1/c3 होता है श्रेणी क्रम के लिए। श्रेणी क्रम संधारित्रों के श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है फॉर्मूला, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 जोड़ 1/c3। तो यहां से देखा जाए तो 1/6 श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता दिया 6 माइक्रोफैराड, 1/6 बराबर 1/x 1/x और 1/x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/6 बराबर x लघुत्तम हो जाएगा, तो 1 + 1 + 1, यानी यहां से 1/6 बराबर 3/x। हमको x का मान निकालना है, तो 6/1 करेंगे तो x बटा क्या हो जाएगा 3, यानी 6 गुने 3/1 बराबर x, यानी x का मान कितना आ गया 18। तो x प्रत्येक संधारित्र की धारिता कितनी हो गई 18 माइक्रोफैराड। तो C1 बराबर कहने मतलब C2 बराबर C3 बराबर कितना आ गया 18 माइक्रोफैराड। अब यहां देखना है क्या कि तुल्य धारिता क्या होगी, किस क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में। तो सब संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाएगा। तो समांतर क्रम समूहन के लिए क्या होते हैं, समांतर क्रम समूहन में संधारित्रों के समांतर क्रम समूहन के लिए C का जो मान होता है क्या हो जाता है C1 + C2 + C3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 + 18 + 18, इस तरह से कितना हो जाएगा 54 माइक्रोफैराड हो जाएगा आंसर इसका। इसका जो सही जवाब होगा कौन सा हो जाएगा 12 का C नंबर। अगला क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोफैराड धारिता के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। अच्छा, 1 माइक्रोफैराड धारिता के, तो देखिए यहाँ पे 2 संधारित्र को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ दे रहे हैं, और फिर क्या बोल रहे हैं इनकी धारिता जो है 1 माइक्रोफैराड है, इसका ये भी 1 माइक्रोफैराड का है, और 0.5 माइक्रोफैराड का एक तीसरा संधारित्र जुड़ा है श्रेणी क्रम में। अच्छा, यहाँ पर जो जुड़ा हुआ है वो 0.5 माइक्रोफैराड का दूसरा संधारित्र जुड़ा हुआ है, तीसरा संधारित्र जुड़ा हुआ है। तो इसकी परिणामी धारिता क्या होगी इस नेटवर्क की, तो इस पूरे नेटवर्क की परिणामी धारिता निकालने के लिए पहले इन दोनों की धारिता साथ में निकाल लीजिए। तो ये दोनों किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो यहाँ पे देखिए तो C1 बराबर C2 बराबर कितना है 1 माइक्रोफैराड, और C3 बराबर समझ जाना है क्या 0.5 माइक्रोफैराड। तो 0.5 माइक्रोफैराड इसको ऐसे समझ सकते हैं 5/10 माइक्रोफैराड, 5 दूनी 10, यानी 1/2 माइक्रोफैराड। अब यहाँ एक चीज समझने वाला है कि पहले ये दोनों से मिला करके एक तुल्य धारिता निकाल लेते हैं। तो C1 C2 की तुल्य धारिता, तो C1 तथा C2 की तुल्य धारिता, इसकी तुल्य धारिता यदि C डैश हो, तो C डैश, ये दोनों के लिए तुल्य धारिता हम क्या निकाल लेते हैं कि दोनों के जगह पर मान लीजिए C डैश का कोई अगर संधारित्र मौजूद हो तो क्या इसका वैल्यू होगा। तो किस क्रम में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला क्या इस्तेमाल होता है, C बराबर होता है C1 + C2, यानी C डैश बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा C1 + C2, क्योंकि समांतर क्रम के लिए तो ये फॉर्मूला होते हैं। तो C डैश बराबर C1 + C2, यानी यहाँ पर क्या होगा संधारित्रों के समांतर क्रम समूहन में यहाँ पे C1 तो 1 + 1, यानी कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड, यानी अब C डैश का मान 2 माइक्रोफैराड हो गया। तो अब देखिए तो अब C डैश तथा कौन C3 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में हो गए। ये दोनों को मिलाकर के जब C डैश बन जाएगा तो ये इसका कुछ इस तरह से रिजल्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा C डैश, और यहां पर हो गया आपको C3। तो अब देखिए किस क्रम हो गया, श्रेणी क्रम हो गया, क्योंकि इस दोनों को मिलाकर के C डैश बन गया। तो C डैश और C3 श्रेणी क्रम में हो गए, तो C डैश और C3 अब श्रेणी क्रम हो गए, दोनों मिलाकर एक हो गया। तो C डैश इधर C3 श्रेणी क्रम में हो गए। तो श्रेणी क्रम में हो गए तो देख लिया जाए ये क्या होंगे, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है 1/c बराबर 1/c1 जोड़ 1/c2, तो यहाँ पे 1/c डैश प्लस 1/c3। तो यहाँ से देखिए रिजल्ट क्या निकलेगा 1/c बराबर 1/c डैश का मान कितना है 1/2, 1/c3 के मान कितना है 1/2,
यानी यहाँ पे 1/c बराबर आ गया 1/2 और 1 गुने 2/1, तो 1/c इक्वल टू 1/2 का प्लस 2। इसको सोल्व किया जाएगा तो 1/c 1 प्लस 2 नहीं के 4/2 यानी 1/c बराबर 4 1 5/2 यानी c/1 बराबर 2/5। c/1 का मतलब क्या हो गया, c 5 भाग देंगे 2 में तो 0.4, 5 के 20, 0.4, c बराबर आपका आ जाएगा 0.4 माइक्रो फैराड। इसका सही जो जवाब होगा आपको कौन सा होगा, डी नंबर। कहने मतलब सीधे याद रखना है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन जो जितने भी बनाए पीछे हम 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बनाए, उसमें आप सीधे फॉर्मूला याद रखिए कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम समूहन के लिए तुल्य धारिता का सूत्र क्या होता है। तो इसमें तुल्य धारिता जो होती है श्रेणी क्रम में, ये श्रेणी क्रम समूहन है। कौन समूहन है, श्रेणी क्रम समूहन। श्रेणी क्रम समूहन में एक का मूंछ दूसरे के पूंछ से जुड़ा रहेगा, ठीक है, ऐसे याद रखना है ट्रिक। श्रेणी क्रम समूहन में हर अगले का पूंछ, देखिए इसका पूंछ इसके मूंछ से, इसका मूंछ इसका मूंछ जो है गया इसका अगला भाग इसके पिछले भाग से ऐसे जुड़ा रहेगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग श्रेणी क्रम समूहन। तो इसका जो तुल्य धारिता जो होता है ना श्रेणी क्रम समूहन में, फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं 1/c बराबर 1/c1 जोड़ 1/c2 जोड़ 1/c3। और जब यही समांतर क्रम होगा, सबका मूंछ एक जगह सबका पूंछ एक जगह, देखिए ये हुआ समांतर क्रम समूहन। तो समांतर क्रम समूहन में सबका एक टर्मिनल एक साथ, मतलब प्लस वाला सब एक साथ माइनस वाला सब एक साथ जुड़ा रहेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं समांतर क्रम समूहन। और समांतर क्रम समूहन के लिए तुल्य धारिता C का जो व्यंजक होता है C1 + C2 + C3। इसमें सीधे याद करना है ट्रिक, जो प्रतिरोध वाला पढ़े थे हम लोग 10th क्लास में, उसका जस्ट ये उल्टा होता है। प्रतिरोध में श्रेणी क्रम में क्या पढ़े थे, श्रेणी क्रम में पढ़े थे R बराबर R1 + R2 + R3, ये श्रेणी क्रम में पढ़े थे प्रतिरोध के। आज ये श्रेणी यहाँ पर ऐसा फॉर्मूला कहाँ होगा, समांतर क्रम में। प्रतिरोध वाले में जो श्रेणी क्रम में फॉर्मूला था उस टाइप का फॉर्मूला यहाँ पर समांतर क्रम में होता है, और जो प्रतिरोध वाला में फॉर्मूला समांतर क्रम में था उस टाइप का फॉर्मूला यहाँ पर श्रेणी क्रम में होता है। देखिए इस टाइप का फॉर्मूला प्रतिरोध वाले में समांतर क्रम में था 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 जोड़ 1/R3, आज वो यहाँ पे समांतर क्रम में होता है। तो थोड़ा सा याद रखेंगे, प्रतिरोध और ये संधारित्र दोनों में थोड़ा सा फॉर्मूला बैठाते समय थोड़ा उल्टा ले लेना है। बाकी सब कुछ तरीका आपको वही है, जैसे सोल्व करते थे नेटवर्क, उसमें भी जैसे था वैसे सोल्व करते थे, इसमें भी वैसे नेटवर्क सोल्व करेंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। और हमारा वीडियो यदि अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए देखिए, ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। इस पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।